नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि ये मेरे द्वारा आपको साइंस के पीवाईक्यूज कराते हैं और यहाँ पर ये क्लासेस जो रहती हैं वो शाम को 6 बजे रहती हैं और शाम को 6 बजे मैं आपके लिए एक सेशन लेके आया हूँ जो कि है साइंस के पीवाईक्यूज का। और आज जो शिफ्ट करने वाले हैं, आज हम कौन सी शिफ्ट करने वाले हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि हम आज 2 सितंबर 2022 की शिफ्ट फर्स्ट को करने वाले हैं। कल हम 1 सितंबर 2022 की शिफ्ट थर्ड कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि हम इसी तरीके से लगातार आपके लिए ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं और यहां पर आपको सारे पेपर कराए जाने वाले हैं और इसकी प्लेलिस्ट भी हमने अलग बनाई है। आप वहां जाकर उन चीजों को, उन वीडियोस को देख सकते हैं। आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि हम लोगों के द्वारा एक बैच लेके आया गया है जो कि है साइंस स्पेशल बैच। और इस साइंस स्पेशल बैच की खासियत क्या है कि इसमें मैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो कंप्लीट कराने वाला हूं। इसके अलावा ये यूजफुल रहने वाला है आपकी सारी क्लासेस के लिए, यहाँ सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो आपका एसएससी का हो, चाहे वो कोई अदर एग्जाम क्यों ना हो, ये सारे ही एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाला है। और इसकी कीमत मात्र 99 रुपए, तो केवल 99 रुपए में आपके सामने एक बैच है जो कि स्पेशल बैच है, स्पेशल प्राइस पे। तो जल्दी कीजिए, ये खरीदिए। खरीदने के बाद आप खुद आनंद लेंगे और खुद आपको पता लगेगा कि हाँ, हमने एक ऐसा बैच लिया है जो वास्तव में हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही यूजफुल है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें चल रही हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पर आपको ये मिलेगा कहाँ पे, तो ये कहाँ मिलने वाला है, तो आपको मालूम होगा कि यादबिन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पर। तो साथ करना क्या पड़ेगा, डाउनलोड कहाँ से, प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर पर जाइए, यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद में आप साइंस स्पेशल बैच को खरीद सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि इस बैच की डेमो क्लासेस अगर आपको देखनी है तो डेमो क्लासेस आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कि है यादविन स्मार्ट क्लासेस। अगर आप देख रहे हो तो आप जा सकते हो हमारी प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट में आपको डेमो वीडियोस भी दिख जाएंगे। तो डेमो वीडियोस देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी प्लेलिस्ट और प्लेलिस्ट पे आप सारे डेमो वीडियोस को देख सकते हो और देख सकते हो कि हाँ, किस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है और किस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है और किस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और कैसा पढ़ाया जा रहा है। सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो और उसके बाद में आप बैच लेने पर मजबूर हो जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जो कि आपका 2 सितंबर 2020 की शिफ्ट फर्स्ट का है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, हमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में से 4 अवक्रिया दे रखी हैं, इनमें से द्विविस्थापन अवक्रिया की पहचान करनी है। द्विविस्थापन का मतलब है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या मतलब है, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास में दो क्या होंगे, दो हमने यौगिक लिए होंगे। मान लीजिए कोई यौगिक है ए, ये मैंने लिया ए बी, और दूसरा यौगिक है वो है सी डी। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ये ए जो है वो इनमें से एक के साथ में अवक्रिया करेगा। मैंने माना ए की अवक्रिया हो गई यहाँ पे, यहाँ से इसने क्या किया, ए को विस्थापित किया, यानी ए विस्थापित होकर डी के साथ में मिल गया और बी विस्थापित होकर सी के साथ में मिल गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या, कि इस तरीके से आपके पास में अवक्रिया होगी, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। दो यौगिक से दो उत्पाद मिलेंगे। अब आप यहां पे देखो, पहली अभिक्रिया क्या है, एक यौगिक है और एक यौगिक के साथ में हमें क्या मिल रहा है यहां पे, कि इस यौगिक का डीकंपोजिशन हो गया है। अलग अलग का यहां पे आपको देख रहे होंगे, ये अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब क्या है, ये डीकंपोजिशन हो चुका है। तो डीकंपोजिशन अगर हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया। दूसरा आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे Mg है और एक HCl है, ठीक है। और Mg और HCl में क्या हुआ कि Mg ने यहां पे Cl के साथ में अपक्रिया कर ली और यहां जो H2 था वो अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है लेकिन सिंगल हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब देख पा रहे होगे यहां पे तीसरा वाला दे रखा है KBr है और ये BaI2 है, ठीक है। आप यहां पे देखोगे कि यहां जो रिएक्शन बनी वो K और I बनी, ये वाला K और ये वाला I मिलके क्या बन गया, 2KI बन गया। दूसरा आप देख पा रहे हो, दूसरा बना BaBr2। तो यहां से इसने क्या किया, यहां से Ba लिया, Br लिया और ये वाला जो Ba है वो क्या मिल गए, BaBr2 बन गए। तो आप खुद देखोगे कि यहां पोटेशियम था, पोटेशियम आयोडीन से मिल रहा है
और यहाँ पे ब्रोमीन है, किससे मिलता है, बेरियम से। तो इन दोनों ने क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट बना लिए, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आपको दिख गया होगा कि कौन सी रिएक्शन हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट है, थर्ड रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ पे दो यौगिक थे और दो यौगिक ने क्या किया, दो प्रोडक्ट बनाए, जिसके कारण से हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। और इस वाली को देखोगे तो यहाँ पे क्या है, पीबी और सीयू थे, पीबी और Cl2 के साथ में अभिक्रिया हो जाती है और Cu अलग हो जाता है, तो डिस्प्लेस हो जाता है Cu, इसलिए कॉपर क्या है, अलग हो गया। तो केवल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे दो पदार्थ हैं, दोनों ने अपने अपने साथियों को अलग कर दिया और वो दूसरे के साथी से जाके मिल गए। तो ये क्या है, ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बिल्कुल महाकाल की लाडली, गुड इवनिंग। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई, 2 बोलता है कि हमारे पास में है एक अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण कैसा होता है यार, दिमाग लगाओ, कैसा होता है, कैसा होता है, हाँ जी ऐसा होता है। ऐसा कैसे मान लें, हमें तो यहाँ पे दर्पण बनाने के लिए पॉलिश करनी पड़ेगी। पॉलिश कहाँ करूँ मैं, बाहर वाले पार्ट पे पॉलिश कर दूं तो ये कैसा बन जाएगा, अवतल बन जाएगा। अगर मैं अंदर वाले पे कर देता तो भाई बनता, लेकिन वो अवतल नहीं होता, वो उत्तल हो जाता। ठीक, ये अवतल दर्पण बना और अवतल दर्पण पे मैंने ये बना दिया मेज एक्सिस। ठीक, इसने बोला कोई वस्तु है, वो कहाँ रखी है, फोकस दूरी पर रखी है। फोकस दूरी कहाँ होगी, ये होगी आपकी फोकस दूरी। ये क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। वस्तु कहाँ रखी है, वो फोकस दूरी पे रखी है। लो फोकस दूरी पे ये वस्तु रख चुकी है। अब इस वस्तु को रखने के बाद में होगा क्या, तो आपको एक बात मालूम होनी चाहिए कि हमारे पास में इमेज बनाने के लिए क्या होता है, हमारे पास इमेज बनाने के लिए यहाँ से प्रकाश को लाया जाता है और प्रकाश का फिर अपवर्तन होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से क्या जाएगी, एक सीधी रेखा जाएगी और इससे टकराएगी, यानी यहाँ पर टकराएगा प्रकाश, और प्रकाश टकराने के बाद में फोकस से होकर निकलेगा। ठीक है, ये निकल आया फोकस से होकर। अब आप यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकालोगे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब कोई चीजें यहां पे प्रकाश की किरण निकाली जाएगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस आएगी। तो यूं गई और यूं ही वापस आ गई। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपकी यहाँ पे दिख रही हैं, ये कहीं पर मिलते हुए दिख नहीं रही हैं, लेकिन हाँ इन दोनों का पास में होने का मतलब क्या है कि ये इस तरीके से जा रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं जाके मिलेंगी जरूर। और अगर मिल जाएंगी तो हम क्या कहेंगे, कहीं मिलेंगी। तो कहाँ मिलेंगी, तो हम कह सकते हैं कि ये यहाँ नहीं मिल रही, तो कहीं बहुत दूर जाके कहीं मिल रही होंगी। बहुत दूर कितना हो सकता है, अनंत। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए जब कोई वस्तु कहाँ रखी जाए, अवतल दर्पण के सामने फोकस पर रखी जाए, तो वो हमेशा अनंत पर जाकर मिलेंगी। ठीक है प्रशांत कुमार भाई, गुड इवनिंग। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कोई चालक है, ठीक है मान लिया कोई चालक है, इससे गुजरने वाली धारा को दुगना कर दो। अब चालक के में धारा की बात आ रही है, तो क्या कर दिया गया हमने, जो धारा थी यानी करंट था ना, वो करंट आई की जगह पे क्या कर दिया, 2i कर दिया। ठीक है, दुगना कर दिया। चलो और बताओ क्या कह रहा है, फिर कहता है विभवांतर है भाई हमारे पास में। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कहते हैं जिसे हम विभवांतर कहते हैं। और ये विभवांतर कितना करना है, इसने बोला इसको भी कर दो, कितना, 3 गुना कर दो। ठीक है, इसको क्या कर दो, 3 गुना कर दो। तो 3 गुना करने के बाद में हमसे पूछा जा रहा है कि शक्ति क्या होगी। तो पहले शक्ति का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता तो होना चाहिए, लेकिन किस फॉर्म में होना चाहिए, वो बी और आई की फॉर्म में होना चाहिए। तो क्या होता है शक्ति का फॉर्मूला, P बराबर होता है बी आई। ठीक है, लगा दो। क्या करना है इसमें, यहां पे आपको बस ये फुट करना है। बहुत दिक्कत सी हो रही है। चलो, P बराबर बी आई है, तो B की जगह पे क्या होगा, B की जगह पे तो 3B हो जाएगा। I की जगह पे क्या हो जाएगा, I की जगह पे तो 2i हो जाएगा। अब बताओ इसका मल्टीप्लाई कर दोगे 6 आएगा और 6bi हो जाएगा। bi तो खुद P है, तो इसका मतलब ये कितना गुना हो गया, ये भाई 6 गुना हो गया। ये कितना हो गया, ये 6 गुना हो गया। तो आपको समझ में आया, अगर मैं करंट को दुगना कर दूं और पोटेंशियल डिफरेंस को 3 गुना कर दूं, तो दोनों ही स्थिति में जो शक्ति है ना वो 6 गुनी हो जाएगी। हमारे अंदर शक्ति क्या हो जाएगी, हमारे अंदर तो नहीं भाई, तारा करंट की बात हो रही है, इंसान के अंदर करंट थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ये बात आ रही है चालक की। तो कंडक्टर की शक्ति को बढ़ाना है तो क्या कर दो, करंट को दुगना और विभवांतर को 3 गुना कर दो, 6 गुना हो जाएगी।
आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कौन सी गतिविधि पर्यावरण के अनुकूल है? पर्यावरण के अनुकूल यानी एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो इनमें से ऐसा कौन है जो दोस्त है उसका एनवायरमेंट का, बाकी सब दुश्मन है? कैसे? अगर मैंने इमारतें बनाई तो गगनचुंबी इमारतें बनाने पर क्या होगा? यहां पे बताओ, गगनचुंबी इमारतें बनाओगे तो क्या ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है? बिल्कुल नहीं है। बी कहता है बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करेंगे। अगर बिजली का उत्पादन सोलर एनर्जी से हो तो क्या दिक्कत है भाई? तो मुझे तो नहीं लगता ये पर्यावरण के खिलाफ जाएगा, दुश्मन है ये, यही है जो आपका दोस्त बनेगा। ठीक है। इसके बाद सी कहता है एसी और कूलर चलाओगे। एसी और कूलर चलाओगे तो वातावरण को आप तो गर्म कर रहे हो, आप अपने कमरे को ठंडा कर रहे हो, ऊपर से वहां से गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है ये बताओ जल्दी से। डी कहता है खरीदारी के लिए पॉलीथिन। पॉलीथिन तो यूज करना सबके लिए हानिकारक है। पॉलीथिन यूज करने के बाद उसका अपघटन नहीं होता, हम फेंक देते हैं, उसके बाद उसका अपघटन नहीं होता, तो वो मिट्टी में जा चली जाती है और मिट्टी को धीरे 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 करके क्या कर देती है? आप बताओ, मिट्टी कितनी भी फर्टाइल हो, क्या पन्नी पॉलीथिन इसको बाहर, इसको तोड़कर बाहर निकले? क्योंकि उसका अपघटन नहीं हो रहा, तो उसको तोड़कर बाहर भी नहीं निकल पाती है, तो ये एनवायरनमेंट को खराब कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 क्या कहता है, जल्दी से बताओ क्या कहता है 5? हमारे पास में क्या है, आहार नाल है। जो उस आहार नाल में भोजन की गति होती है शरीर की चिकनी पेशियों के द्वारा होती है। तो हमारी बॉडी के अंदर कैसी पेशियां पाई जाती हैं? चिकनी पेशियां भी पाई जाती हैं। और चिकनी पेशियां कैसी होती हैं ये याद रख लेना, कि जो हम यहाँ पे स्मूथ की बात कर रहे हैं, चिकनी पेशियों की बात कर रहे हैं ना, ये वो हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। और अगर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रही तो ये कैसी होंगी? ऐच्छिक होंगी या अनैच्छिक होंगी? तो याद रखना ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं। और अनैच्छिक पेशियां अगर हैं तो बताओ ये किस में पाई जाएंगी? तो आप खुद बताओ। हमारी आहार नाल, बिल्कुल आहार नाल में क्या होता है? आहार नाल हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी चलती है, हमने तो खाना भेजा है, अब खाना नीचे जाएगा। खाना कैसे जाएगा? ये हमारे अंदर थोड़ी है कि भाई मैं तो आज खाने को ऐसे पहुंचाऊंगा जल्दी से, धीरे धीरे पहुंचाऊंगा, हमारे ऊपर नहीं होता। इसका मतलब क्या है, ये हमारे अकॉर्डिंग नियंत्रित नहीं होता। आहार नाल के अलावा और क्या हो सकता है? तो आपके जो अंदर ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं जिन्हें हम रक्त वाहिका कहते हैं, क्या आप चाहते हो कि हमारे अकॉर्डिंग चलें? नहीं चलती हैं। ठीक है। अब मैं बोलूं कि हमारे पास में क्या होता है, फेफड़े होती हैं। क्या होते हैं? फेफड़े। और फेफड़ों के अंदर श्वसनियां पाई जाती हैं। ये कैसी होती हैं? ये भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलती। इनके लिए क्या चाहिए? इनके भाई पूरा फेफड़ा हमारे अकॉर्डिंग ही नहीं चलता, हम तो ये कहेंगे। मूत्र वाहिनी आती है। हाँ जी बिल्कुल, मूत्र वाहिनी जो होती है ये हमारे अकॉर्डिंग चलती है? नहीं चलती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी हो सकती है? बताओ। ऑप्शन ए कहता है भाई आंख की आइरिस। क्या आंख की आइरिस हमारे अकॉर्डिंग चलती है? ये आंख के रंगीन हिस्से को नियंत्रित करती है हमारे अकॉर्डिंग? बिल्कुल नहीं। तो ये हो सकता है। फेफड़े की श्वसनियां, जो तो मैंने पहले ही बता दिया। जो हवा जाती है ना हमारे फेफड़ों में, तो हवा में जो फेफड़े में हवा जो जा रही है वो कौन लेके जा रहा है? ये श्वसनियां लेके जा रही हैं। और उसके अलावा भाई हमें बाहर करना होता है क्या? मूत्र को। तो गुर्दे से यानी किडनी से मूत्राशय तक ले जाने का काम किसका होता है? मूत्र वाहिनियों का होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जिसके अंदर चिकनी पेशियां पाई जाती हैं वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। क्योंकि बी में क्या है? बी में अस्थियां दे रखा है और अस्थियों में पेशियां नहीं पाई जाती हैं भाई। और अस्थियां बी में भी है, अस्थियां सी में भी है और अस्थियां डी में भी है। तो हमारी जो बोन्स हैं इनके अंदर मांसपेशियां ही नहीं मिलती। तो फिर हमारा इसका मतलब क्या है? तीनों आंसर गलत है, ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ें, अगले क्वेश्चन पे आए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, चलो पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद में बताना क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6। लो इजी क्वेश्चन दे रखा, लो बताओ क्या कहता है। कहता है कि हमारे पास में 6 ओम का प्रतिरोध है, बिल्कुल है। 9 ओम का है, हाँ जी है। एक और है 6 ओम का। चलो, इन तीनों प्रतिरोध को कैसे जोड़ दिया हमने? पैरेलल जोड़ दिया, समानांतर जोड़ दिया। अब उसके बाद में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा
वो कितना होगा। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि हमने इनको पैरेलल में जोड़ा है। कैसे जोड़ेंगे, तो हमने इस तरीके से जोड़ा। चलो मैं जोड़ देता हूं पैरेलल में, ठीक है, इनको जोड़ दिया पैरेलल में। लो, ये बैटरी से भी जुड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बैटरी का मतलब ही नहीं है। क्या दे रखा है, एक दे रखा है 6 ओम का प्रतिरोध, ये मैंने मान लिया 6 ओम का है। दूसरा दे रखा है ये 9 ओम का है। तीसरा दे रखा है ये भी 6 ओम का है। और पैरेलल में जोड़ने का मतलब क्या है कि 1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2। कितने प्रतिरोध हैं, 3 है, तो 1/r3 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, वैल्यू रख दो। कितना है, 1/6, 1/9 और 1/6। क्या आएगा एलसीएम, 18 आएगा। 18 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 और ये भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना आया, 3, 3, 6 और 8/18। और ये जो वैल्यू आई है ये किसकी है, 8/18 जो है 1/r की वैल्यू है। और इसको अगर मैं काट दूं तो क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 9 टाइम, और 2 से सॉरी 2 से काटेंगे इसको तो 4 टाइम, और ये आएगा आपका 9 टाइम। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है ना ये 1/r की है। तो 1/r की वैल्यू है 4/9। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/4। इसके बाद में डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा कितना होता है 8। फिर क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, और फिर इसके बाद में 2 और 5 ये हो जाएगा ओम। लो, आंसर आ गया आपका कौन सा, 2.25 ओम। कुछ नहीं, मैंने आपको यहाँ पे आपको लग रहा होगा बहुत लंबा प्रोसेस कर दिया है। ये प्रोसेस केवल समझाने के लिए है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना बहुत आसानी से सॉल्व कर दोगे। क्या है, 1/6, 1/9, 1/6। एलसीएम 18 क्या आएगा, ऊपर 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 9 से करेंगे 2 आएगा, 6 से करेंगे 3 आएगा। कितना आएगा, 3, 2 और 3 कितना हो गया, 6, 3 और 3 6 और 2 8, 8 अपॉन कितना हो गया 18। 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 4/9, और ये हो जाएगा 9/4। 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर 2.25। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7। अब पूछ रहा है कि इनमें से हमारे पास में 3 पॉइंट दे रखे हैं, बिल्कुल। फिर कहता है कि लेंस की मुख्य अक्ष पर बताओ इनमें से कौन सा होगा। अब लेंस की मुख्य अक्ष मैंने मान लिया कि लेंस मैंने ले लिया उत्तल लेंस ले ले। चलो उत्तल लेंस इस टाइप का होता है, मुख्य अक्ष होती है ये, और इस मुख्य अक्ष पर आपको क्या क्या देखेगा, ये होता है हमारा फोकस F, और ये हमारा दूसरा फोकस F2। ये हमारा क्या है 2F2, और ये होता है हमारा 2F1। और इसके अलावा कुछ और होता है, हाँ जी होता है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है O। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहा है भाई, क्या अपवर्तन बिंदु दिखा, नहीं दिखा। क्या हमें ऑप्टिकल सेंटर दिखा, हाँ जी ओ दिख रहा है। तो प्रकाशिक केंद्र तो है, आपतन बिंदु दिख रहा है क्या, नहीं। इंसिडेंस भी हमारा मेजर एक्सिस पे नहीं मिलता। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे हमारा केवल कौन सा सही होगा, केवल सेकंड सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। और ये स्टूडेंट लाइव ने डिलीट कर लिया, कोई बात नहीं है, यहाँ पे केवल सेकंड सही होगा। प्रकाशिक केंद्र पाया जा रहा है और कुछ मिल ही नहीं रहा, मेजर एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर मेजर एक्सिस ना होता तो हमें शायद अपवर्तन बिंदु मिलता, आपतन भी मिल जाता। चलिए, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक कोई चालक है, धारावाही चालक, ठीक है मान लिया। अब इसके पास में करंट हमने फ्लो करा दिया, बिल्कुल करा दिया। तो इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा ये पूछ रहा है। अब बताओ क्या होगा, किसके अपन होगा, दूरी में वृद्धि के साथ बढ़ेगा या घटेगा, या कोई परिवर्तन नहीं होगा, या स्थिर रहेगा, क्या बताओ। तो आपके पास में एक फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स बराबर होता है आई बी और एल। ठीक है, यहां पे आपको एक चीज दिख रही होगी कि हमारे पास में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र तो हमारा ये है। तो हम क्या चुंबकीय क्षेत्र के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना सकते हैं, हाँ जी बना सकते हैं। कैसा बनेगा, फॉर्मूला बनेगा फोर्स अपॉन आई और एल। इतनी बात समझ में आ गई। फिर क्या कहता है कि अगर मैं क्या कर दूं, करंट को बढ़ा, यहां पे धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा दूं, तो आप खुद देखो, ये खुद देखो, चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा दें तो क्या होगा, तो यहां पे जो लंबाई है ना, ये लेंथ है ना, ये कम हो जाएगी। अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूं तो क्या होगा,
तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। तो यहां तो इसने क्या बात करी है कि धारावाही चालक की ओर अगर चुंबकीय क्षेत्र को मैं क्या करूं, बढ़ा दूं, अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ में दूरी में भी क्या होगा, दूरी में वृद्धि के साथ बढ़ेगा। क्या होगा, दूरी में वृद्धि के साथ बढ़ेगा। और यहां पे चुंबकीय क्षेत्र के अगर मैं लंबाई को घटा दूं तो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ऑप्शन ए कहता है कि वृद्धि, दूरी में वृद्धि करने तो बढ़ेगा। तो आप खुद सोचो, मैंने दूरी में वृद्धि करी, ये तो घट रहा है, ए गलत हो गया। बी को देखेंगे, दूरी में वृद्धि के साथ घटता है, बिल्कुल। दूरी में वृद्धि यानी लेंथ में जैसे ही हमने वृद्धि करी ये तो घट गया। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा यहां पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। आया समझ। इसका मतलब यह है कि हमारे पास में जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला आईबीएल होता है। और इस बी में, बी का मतलब क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। एल क्या है, लेंथ है। और लेंथ को हम यहाँ पे दूरी लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे दूरी की बात कर रहे हैं। अब आपसे बोला गया है कि अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर दूं, वृद्धि कर दूं, अगर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि कर दो तो दूरी तो घटेगी, तो ये तो कह रहा है दूरी के साथ बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं क्या करूं, चुंबकीय क्षेत्र घटा दूं तो क्या होगा, दूरी घट जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी। तो दूरी में तो वृद्धि हो रही है और उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र घटता है। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से पहले मैं आपको चीजें दिखा देता हूं कि हम लोगों के द्वारा एक बैच लेके आया गया है जो है कैसा, साइंस स्पेशल बैच। और इस साइंस स्पेशल बैच की खासियत क्या है कि ये बैच जो है वो 99 रुपए का है, केवल 99 रुपए का, जिसमें मैं आपको फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ और इसके अलावा बायो भी कराने वाला हूँ। इसके डेमो वीडियो जो है वो यादविन स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप जाकर वहां से इन चैनल को, इस चैनल पे जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम यहाँ पे जो कोर्स लेके आए हैं, ये कोर्स आपको मिलने कहाँ वाला है, तो भाई ये यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पे मिलने वाला है। और ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी कहाँ से, प्ले स्टोर से। तो प्ले स्टोर पे आप जाइए, वहां पर सर्च कीजिएगा यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो हमारा यहाँ पे यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस का एप्लीकेशन और लोगो आपको दिख जाएगा। यहाँ से इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद वहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के बाद आप इस बैच को देखेंगे और इस बैच को आप खरीद सकते हैं मात्र 99 रुपए में। और ये मौका आपको अभी मिल रहा है। और इसकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं और इसकी क्लासेस जो होती हैं शाम को 4 बजे होती हैं और जो आपको सोमवार से लेकर शुक्रवार तक रहेंगी। तो मंडे से फ्राइडे मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं शाम को 4 बजे साइंस स्पेशल बैच में, जिसमें मैं आपको फिजिक्स कंसेप्ट और थ्योरी के साथ में, बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी के साथ में, बहुत अच्छी कंटेंट के साथ में आपको पढ़ा रहा हूं। तो आप जरूर जुड़िएगा, आप जरूर खरीदेगा, केवल 99 में। तो अब बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है हमारे पास में कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, जिन्हें हम अजैव निम्नीकरण कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों की सहायता करते हैं। तो भाई अगर मैं ये बात कहूं, क्या पॉलीथिन जो कि कैसा है, अजैव निम्नीकरण है, तो पॉलीथिन यहां पे पर्यावरण के लिए अनुकूल है या सहायता करती है, बिल्कुल नहीं करती। तो आपका ए तो यहां पे हो जाएगा गलत। बी को देखो चलो, जैव निम्नीकरण पदार्थ जो हैं पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। तो भाई अगर जैव निम्नीकरण भी लंबे समय तक बने रहेंगे तो क्या होगा, तो फिर वो अपघटन हो ही नहीं पाएगा। जैव निम्नीकरण का तो अपघटन हो जाता है। तो इसका मतलब यहां पे सही बी भी नहीं है। सी की बात करते हैं। सी क्या कहता है, एंजाइम, जीवाणु या अन्य मृतजीवी जैव निम्नीकरण पदार्थों पर क्रिया करते हैं और उन्हें अपघटित करते हैं। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो जैव निम्नीकरण पदार्थ होते हैं ना, इन पर कोई एंजाइम लग जाएगा, कोई बैक्टीरिया आ जाएगा, कोई मृतजीवी होगा और इसको अपघटित करेगा और जल्दी अपघटित कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे मैंने बोला केले के छिलके, केले के छिलके को आप जैसे ही किसी मिट्टी पे डालते हो या कहीं पे फेंक देते हो तो क्या होता है, केले के अंदर धीरे 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 करके उसके अंदर बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। और बैक्टीरिया बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, केले का छिलका आपको धीरे धीरे मिट्टी के अंदर मिलता हुआ दिख जाएगा, यानी वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या है
कि वो अपघटित हो जाता है, और वो जब उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं वो अपघटित हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और भाई क्या नाम है, ऋतिक चक, ऋतिक चक, राधे राधे भाई। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग नहीं है, तो आप सभी जानते हैं कि पीओपी क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका यूज कहाँ होता है, तो आपने एक बात देख नोटिस किया होगा, किसी की हड्डी तोड़ दो, तोड़ी है, तोड़ने के बाद क्या होता है कि उस पर प्लास्टर लगता है। वो प्लास्टर होता क्या है वास्तव में, वो पीओपी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पीओपी का जो यूज है वो किस में है, हड्डी टूटने के बाद जो प्लास्टर लगता है उसमें है। उसके अलावा आपने ये देखा होगा कि यहाँ पर जो खिलौने बनाए जाते हैं, खिलौने के अलावा कोई सजावटी सामान होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, पीओपी का यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि घर की छत पे हम कहते हैं पीओपी करा लिया, वो भी क्या है, इसका मतलब ये है कि मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कराया है, वो जो डिजाइन बनवाई है छत पे, तो वो पीओपी से बनी होती है, इसलिए हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस से हमने काम कराया या पीओपी करवा लिया। ठीक, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे पूरा उपयोग नहीं है, तो क्या कांच के उपयोग में, कांच के लिए हम बनाएंगे, साबुन के निर्माण में इसका यूज होता है, कागज के निर्माण में यूज होता है। भाई पीओपी तो एकदम ठोस पदार्थ है, क्या इसका यूज होगा उसमें, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा कौन सा गलत हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला गलत हो जाएगा, यही हमसे पूछा है, तो केवल फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आया समझ, पीओपी का कौन सा यूज नहीं है, तो कांच का बनना, साबुन का बनना, कागज का बनना, इन सब में हम पीओपी का यूज नहीं करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। मेंडल को तो आप सभी जानते हैं, आनुवंशिकी के जनक माने जाते हैं मेंडल। और ये मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने एक प्रयोग किया था, और वो प्रयोग क्या था कि अगर मैं आपसे बताऊं कि एक प्रयोग किया था कि इन्होंने क्या किया, दो तो लंबे पौधे ले लिए और दो, एक पौधा कैसा ले लिया, एक पौधा लंबा ले लिया और एक पौधा कैसा लिया है, बौना ले लिया, या फिर मैं कह सकता हूं दो दो ले ली, चलो ठीक है। अब आप देखोगे कि यहां से मैंने उठाया टी को, कैपिटल टी, और यहां से उठाया कैपिटल टी, यहां उठाया स्मॉल टी, और ये उठाया स्मॉल टी, ठीक है, ये चारों अलग अलग चीजें। फिर हमने क्या किया कि आप यहां पे देखोगे कि अब जब हम F1 में जाएंगे, F1 श्रेणी में, तो यहां पे क्या बनेगा, यहां बन जाता है टी और स्मॉल टी और टी और स्मॉल टी, ठीक है, ये दो पौधे बनते हैं। इसके बाद फिर आता है यानी सेकंड जनरेशन, ये वाली जनरेशन है F1 की जनरेशन, और F1 की जनरेशन में आपको ये मिल गया, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। F1 की जनरेशन जो है वो बनाएगी यहाँ पे क्या, टी और स्मॉल टी बनाएगी, और ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे हमने देखा कि ये टी है और ये स्मॉल टी है, ये भी टी है और ये स्मॉल टी है, ये क्या है, शुद्ध लंबा पौधा है, ये क्या है, शुद्ध बौना पौधा है। यहां पे बात करते हैं, बंटी गौतम भाई नमस्ते। अब आप देखोगे टी वाले को लेके आएंगे हम यहाँ पे, और दूसरे वाले का टी उठाएंगे हम, आपस में इनका नहीं कराएंगे, हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग करा रहे हैं। तो कैपिटल टी और इस वाले को कैपिटल टी को लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, कैपिटल टी और कैपिटल टी बन जाएगा, एक पौधा हमारा ये बन गया जो कि शुद्ध लंबा पौधा है, ठीक है भाई। अब फिर क्या करते हैं, मैंने फिर इस कैपिटल टी को ले लिया। अब इस कैपिटल टी को लेने के बाद मैं इस कैपिटल टी का यूज कर सका हूं, तो मैं इस वाली स्मॉल टी का यूज करूंगा, और क्या बन जाएगा, टी और स्मॉल टी बन जाएगा, ठीक है भाई। अब क्या करें, अब आप दूसरे कलर का यूज कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा सही थे दिखे। हमने क्या किया, स्मॉल टी का यूज किया और इस वाले टी का यूज कर लिया, तो क्या बनेगा, ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी बन जाएगा। और इसी तरीके से इस स्मॉल टी का मैं दूसरे वाले टी से करा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब आप यहां पे देख पा रहे होगे, क्या देख पा रहे हो, कैपिटल टी है तो शुद्ध लंबा पौधा, दोनों कैपिटल टी हैं, तो इसका मतलब क्या है, एक शुद्ध लंबा पौधा बना है जो कि कैपिटल टी और कैपिटल टी है। कितने बने हैं भाई, एक बना है। उसके बाद आप देख पा रहे हो ना, मिक्स वाले देख पा रहे होगे, दोनों जो है सेम दिख रहे हैं ना, टी और स्मॉल टी, तो इसका मतलब क्या है, ये बौने हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, बौने नहीं, ये क्या है, लंबे पौधे हैं, ये शुद्ध नहीं है, ये लंबे पौधे हैं।
और लंबे कितने बने हैं, टी और स्मॉल टी और टी और स्मॉल टी। तो ये कितने बने, एक बनाए कि दो बने, दो बने भाई। ठीक है, इस वाले को देखोगे तो क्या बनेगा, टी और टी दिख रहे हैं जो कि स्मॉल है, तो ये क्या है, ये शुद्ध बौने पौधे हैं। और ये क्या है, टी स्मॉल है, ये भी टी स्मॉल है, कितना बना है, एक बना है। आप बताओ, रेशियो पूछा जा रहा है, एक रेशियो, दो रेशियो, एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा कि नहीं होगा, बना दिया ना, आया समझ। चलें आगे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोल रहा है कि जो तांबा होता है ना, जिसे हम कॉपर कहते हैं, देखा होगा, सबने देखा होगा कॉपर क्या होता है, तांबे से अधिक अविक्रियाशील इनमें से कौन नहीं है, अविक्रियाशील नहीं है पूछा गया है। अब नहीं है बताना है इन चारों में से, तो जल्दी से बताओ क्या ऑप्शन सही होगा। आप देखोगे कि हमारे पास में चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन को अगर मैं लेके चलूं तो आप देखोगे सबसे ऊपर जो आएगा इन चारों में वो आएगा जिंक, जेड, और इसके बाद जो आएगा वो आएगा एफ ई, और इस एफ ई के बाद में आएगा जो आता है एस एन, जो कि यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन मैं लिस्ट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ किस तरीके से हमारी रिएक्टिविटी होती है घटते क्रम में। ये कैसा है, ये घटता क्रम है। पीबी के बाद में आता है आपका हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद में आता है कॉपर, और कॉपर के बाद में आता है आपका एजी। अब आप बताओ सबसे कम क्रियाशील कौन होगा, सबसे कम क्रियाशील इनमें से तो एजी होगा। तो अधिक क्रियाशील कौन से हैं, जेड एन है, एफ ई है, पीवी है। तो हमसे कौन सा पूछा है, जो तांबे से ज्यादा अविक्रियाशील नहीं है, तो तांबा तो हमारा ऊपर है, एजी हमारा नीचे है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन यानी हेक्सेन बनाना है। हेक्सेन कैसे बनेगा, दिमाग लगाओ दिमाग, हेक्सेन कैसे बनाएंगे, एक सी मैंने ये बना दिया, हेक्सेन ही बनाते हैं आज, कैसे बनाएंगे, हेक्सेन बनाने के लिए मुझे ऐसे बनाना पड़ेगा, ये सी हो गया, ये सी हो गया, कितने हेक्सेन होंगे, एक हेक्सेन में कितने सी बना दूं, कितने कार्बन ले लूं, छह ही तो लेने पड़ेंगे, तो एक दो तीन चार पांच तो हो गए मेरे पास, ये ले लिए मैंने छह, तो इसका मतलब क्या है, सी तो होंगे 6। अब आप बताओ क्या एच कितने होंगे, तो हर, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन जो है ना, हर कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, इसका मतलब है कि उसे दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसलिए क्या करता है, इनके साथ में साझा कर लेता है। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे दो हाइड्रोजन जोड़ूं, इसके भी साथ में क्या कर सकता हूं, दो हाइड्रोजन जोड़ सकता हूं, इस वाले के भी साथ में मुझे दो हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे, तो भाई जोड़ दो ना, जोड़ दिए। इस वाले के साथ में दो हाइड्रोजन जोड़ो, ये भी दो हो गए। इस वाले के साथ में भी दो हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो ये भी जो हो गए, और ये लास्ट वाला बचा तो इसके साथ में भी क्या करें, दो हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। अब बताओ साइक्लोहेक्सेन में कितने कार्बन हैं, तो हेक्सेन में तो 6 ही कार्बन होंगे, लेकिन हमारे पास में हाइड्रोजन कितने होंगे, तो हाइड्रोजन आप काउंट कर सकते हो यहां से कि अगर मेरे पास में 6 कार्बन हैं तो हर कार्बन को दो दो हाइड्रोजन के साथ में संयोजकता करनी पड़ती है, बॉन्ड बनाना होता है। तो आपके पास में कितने हाइड्रोजन होंगे, 12 होंगे, 12 होंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कितने हाइड्रोजन, 12। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि मेरे पास में 10, 15 और 30 तीन तीन प्रतिरोध हैं, तीनों प्रतिरोध को मैंने समानांतर क्रम में जोड़ दिया। फिर सोच लो समानांतर क्रम क्या होता है, समानांतर क्रम जो होता है वो इस तरीके का आपको दिखेगा कि हमने यहाँ पे समानांतर क्रम में जोड़ा है, वो यूं जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, ये मैंने जोड़ दिया, बैटरी यहाँ पे जरूरत नहीं है, बना दी फिर भी, अरे क्या बन गया ये। ठीक है, ये कितना है, एक 10 है, एक 15 है और एक 30 है। क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। समानांतर क्रम के लिए क्या बताया था, समानांतर क्रम के लिए बताया था 1/r इक्वल टू होता है 1/r1। तो आप सोचो कितना होगा, r1 कितना है 10, r2 कितना है 15, r3 कितना है 30, एलसीएम लेंगे, हाँ जी क्या आएगा 30,
क्यों लिया? अब आप देखो 10 से इसको काट सकते हैं, हाँ जी। 15 से काट सकते हैं, हाँ जी। 30 से काट सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। कितना आया? 6/30 आया। अब ये कटेगा कितनी बार? एक सही से कट जाएगा डायरेक्ट 5 बार। 1/5 आ गया। कितना आ गया? 1/5। लेकिन ये 1/5 जो वैल्यू है ना, ये 1/r की वैल्यू है। तो अब हमें r की वैल्यू पता करनी है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको जस्ट अपोजिट कर दो। कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 ओम यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है भाई, आया समझ? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? 5 ओम होगा जब ये समानांतर में है। अगर ये श्रेणी में जुड़े होते तब क्या करते? तो श्रेणी में जुड़े होते तो भाई डायरेक्ट जोड़ देते। कितना हो जाता? 30 ये है, 10 ये है 40, और ये 15 है तो 55 आता। ये गया आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 बात कर रहा है बर्थ कंट्रोल की। तो बर्थ कंट्रोल जो है, यहां पे पूछा गया है कि जो हमारे सर्जिकल मेथड होते हैं उनमें गलत कथन कौन सा होगा? सर्जिकल मेथड जो किए जाते हैं, सर्जरी जो की जाती है, तो उसमें गलत कथन बताओ क्या होगा? ए कहता है कि भाई जो पुरुष होते हैं ना, उनकी शुक्र वाहिकाओं और महिलाओं के अंडवाहियों को अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि जब हमें शल्य चिकित्सा करानी है, सर्जरी करानी हो, और हमें बर्थ को कंट्रोल करना हो, जन्म को कंट्रोल करना हो, तब हम क्या करते हैं? हम यहाँ पे क्या करते हैं? अपने पुरुष जो करते हैं वो शुक्र वाहिका जो होती है, जिसे बास डिफरेंस कहते हैं, और जो महिला होती हैं उनके ओविडक्ट जो होते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। और यहाँ पे इनको ब्लॉक करने के बाद यहाँ स्पर्म और ओवम ये दोनों मिल नहीं पाते, जिससे क्या होगा? जिससे बर्थ कंट्रोल हो जाता है। ए तो हमारा सही है, हमें तो गलत बताना है। बी क्या कहता है? ये अधिक प्रभावी विधियां नहीं है। भाई क्यों नहीं है? प्रभावी विधियां क्यों नहीं है? जब हम यहाँ पे बर्थ को कंट्रोल कर ले रहे हैं तो क्यों नहीं है? तो इसका मतलब क्या है? गलत कथन तो हमें यहाँ पे मिल ही गया कि ऑप्शन नंबर बी जो है गलत होगा। बाकी ये युग्मक परिवहन को अवरुद्ध करते हैं, बिल्कुल। ये युग्मक को यहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन ही फर्टिलाइजेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, या फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं देते, निषेचन की क्रिया होने ही नहीं देते। तो फिर क्या होगा? वर्थ कंट्रोल हो जाएगा। डी क्या कहता है? बंदीकरण, इसे स्टरलाइजेशन कहते हैं, बिल्कुल इसे स्टरलाइजेशन प्रोसीजर कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो गलत पूछा था वो मैंने बता दिया, इसे कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी अधिक प्रभावी विधियां नहीं है, ये गलत है। आया समझ? आगे बढ़े? क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितना होना चाहिए? तो भाई फ्लेमिंग का नियम हो, चाहे बाएं हाथ का हो, चाहे दाएं हाथ का नियम हो, दोनों के लिए आपके पास में जो एंगल बनना चाहिए वो कितना होगा? वो तीनों में 90 डिग्री का होगा। जैसे मेरा ये अंगूठा, ये उंगली, दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री का। ये मिडिल फिंगर, इन दोनों के बीच में कितना है? 90 डिग्री का। और इस अंगूठे और इसके बीच में भी क्या है? 90 डिग्री का। नहीं दिख रहा हो तो आपको ऐसे घुमा के दिखा दूं, ये देखो, ये इधर से तो दिखेगा नहीं, ये लो, ठीक है, ये दिख रहा ऐसे। तो ये क्या है? ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि अगर आपको ये क्लासेस देख ली है और इस क्लासेस के बाद में अदर क्लासेस की डिमांड है, तो आप जाकर हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में मैंने यहाँ पे सारी क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड कराई हैं, शिफ्ट वाइज हैं। तो आज आपकी यहाँ पे 2 सितंबर 2022 की जो शिफ्ट हुई थी फर्स्ट, उसके सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करा दिए हैं। इससे पहले आपकी जितनी भी शिफ्ट हुई हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हम आज यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अब आपको पीडीएफ भी चाहिए होता है, तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना पड़ेगा, जिसका नाम है यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस, जहां पर आप वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद में आपको सारी वीडियो एक लिंक के साथ में, दूसरा आपको पीडीएफ भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारी टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना पड़ेगा, वहां से आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा हमारा एक बैच है जिसका नाम है साइंस स्पेशल बैच, और इस साइंस स्पेशल बैच की खासियत है कि यहाँ पे ये बैच जो है मात्र आपको 99 रुपये में मिलने वाला है। और इस 99 रुपये में आप हमारे साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर इस बैच की खासियत क्या है कि इस 99 रुपये में आपको यहाँ पे हम लाइव क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं, जो कि डेली रहेंगी। डेली के साथ में यहाँ पे ये क्लासेस जो भी होंगी लाइव, अगर आप नहीं देख पाते हैं तो आपको ये रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहेंगी। इसके साथ ही यहाँ पे जो हम प्रोवाइड कराएंगे वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। जो भी पढ़ाया जाएगा वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और धीरे 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 आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तीसरा आपको दिख रहा होगा बाइलिंगुअल कंटेंट है।
प्रॉब्लम्स आती हैं कि कोई इंग्लिश मीडियम से होता है, कोई हिंदी मीडियम से होता है, तो दोनों के लिए यहाँ पे हमने बाइलिंगुअल कंटेंट रखा है। फिर आप देख पा रहे हो कि हम लोग कंप्लीट थ्योरी कराने वाले हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे, आप भले ही आपको लग रहा हो कि 99 रुपये का आपका बैच है, तो इस 99 रुपये में हम आपको थ्योरी भी कंप्लीट कराने वाले हैं। तो जितना भी आपको, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिर बायो हो, तीनों ही कंप्लीट रहेंगे। अपडेटेड कंटेंट रहेगा, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, तो उसी के थ्रू आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप कंटेंट को अपडेटेड करते रहेंगे, जिससे जो चैप्टर हटा दिया गया है उसके आने के चांसेस भी कम होते हैं। तो केवल उसी के अकॉर्डिंग चलना है। और जितने भी आपके रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे आवर्त सारणी से कोई भी क्वेश्चन अब नहीं पूछा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आवर्त सारणी से अगर क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, तो हम वहाँ पर उनको नहीं पढ़ाने वाले हैं। और जितना भी आपको कराया जाएगा वो टेस्ट के फॉर्म में आपसे पूछा भी जाएगा। यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो। तो इसी के साथ में आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि 99 रुपये में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। और ये बैच आपके लिए वास्तव में स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि ये रेलवे ही नहीं, एसएससी और जिस एग्जाम में साइंस पूछी जाती है सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, सबके लिए यूजफुल रहने वाला है। तो जल्दी कीजिए, जल्दी से जल्दी आप डाउनलोड करिए यादबिन स्मार्ट क्लासेस की ऐप को। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपको दिख जाएगा, जिसमें हम आपको 99 रुपये में सारे सब्जेक्ट क्लियर कर रहे हैं, यानी साइंस के सारे सब्जेक्ट को यहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाकी आपको पता है कि यहाँ पे सारे पीवाईक्यूज की सीरीज चल रही है जो कि ग्रुप डी में आए हुए हैं, तो उनके पीवाईक्यू करना भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपकी पीवाईक्यू सीरीज आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाती है। बाकी आपको यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन पे क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि शुरू हो चुकी हैं। सोमवार से शुक्रवार ये क्लासेस चलती हैं शाम को 4 बजे। तो जल्दी करिए, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद साइंस स्पेशल वैसे जुड़िए, जिसमें मैं आपको सारा कंटेंट, अच्छे से कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूं, जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। जिस कंटेंट के लिए आप 1500-2000 रुपए कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, दे रहे हैं, वहां पर हम 99 में ये सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जल्दी करिए, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, जो कि आपकी ये क्लासेस रोजाना होती हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।